हेलो दोस्तों, आई एम दिनेश जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार। दोस्तों, आज हमारा अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड दूसरा दिन है, दूसरा वीडियो है और आज हम लोग कवर करेंगे 45 क्वेश्चन इसमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस के लिए और बोर्ड एमसीक्यूज़ के लिए भी। आइए तो आगे चलते हैं। विनिमय विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? तो विनिमय विपत्र लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। प्रेषण खाते में मुख्य रूप से कितने पक्षकार होते हैं? यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 पक्षकार होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। प्रेषण खाते में एजेंट किसकी जोखिम पर माल का विक्रय करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट में एजेंट जो होता है हमारा क्रेता के जोखिम पर माल, क्रेता के रिस्क पर माल बेचता है। एजेंट मालिक की तरफ से माल बेचने के प्रतिफल में क्या पाता है? माल एजेंट बेचेगा तो मालिक उसको कमीशन देता है। माल को उसकी कीमत से अधिक मूल्य पर बेचने पर कौन सा कमीशन दिया जाता है? जैसे 5,000 कीमत है, उसको 6,000 पे बेचने पर एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अधिभावी कमीशन। डूबत ऋण को निकलवाने के लिए कौन सा कमीशन दिया जाता है? जैसे कोई भी अमाउंट डूब गया हो जिसकी मिलने की संभावना ना हो, उसको एजेंट निकाल दें, उस अमाउंट को वसूल कर लें, तो उसके लिए एक कमीशन दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रतिशोध कमीशन, यानी कि डेल क्रेडिटरी कमीशन। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई विशेष कार्य करने के लिए अस्थायी साझेदारी करते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त साहस यानी कि ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। संयुक्त साहस में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अनिश्चित, अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर में अधिकतम संख्या। संयुक्त साहस में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती हैं। वह तिथि जिस पर विभिन्न तिथियों पर देय राशियों का भुगतान बिना ब्याज के लाभ या हानि पर किया जाता है कही जाती है, तो उसको औसत भुगतान तिथि यानी कि एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। यदि औसत भुगतान तिथि के पहले भुगतान किया जाता है तो देनदार को दिया जाता है कटौती दिया जाता है। जैसे 10 को पेमेंट करना 9 को ही किया जाए तो जैसे 10,000 का पेमेंट है तो उसको कुछ छूट दे दिया जाएगा, डिस्काउंट में 500 छूट दे दिया जाएगा, 9,500 पेमेंट किया करेगा यदि उस डेट से पहले करेगा तो। यदि औसत भुगतान तिथि के बाद भुगतान किया जाता है तो देनदार ब्याज देना पड़ता है। 10 को पेमेंट करना है तो एक दिन लेट पहुँचे 11 तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन लागत एवं बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उसी पर किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा बनाने के क्रम में को बताइए, तो कैसे? पहले जर्नल बनाया जाता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। जिस बही में सभी खाते खोले जाते हैं उसे कहते हैं उसको खाता बही यानी कि लेजर। लेजर में सभी प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। दोस्तों, यह अकाउंटिंग इक्वेशन है यानी कि लेखांकन समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। संपत्तियां इक्वल टू क्या होता है? दायित्व प्लस लाभ प्लस पूंजी इक्वल टू संपत्ति होता है। पूंजी इक्वल टू क्या होता है? संपत्ति माइनस दायित्व। दायित्व इक्वल टू क्या होता है? संपत्ति माइनस पूंजी। दायित्व प्लस लाभ इक्वल टू संपत्ति प्लस हानि होता है। इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम क्या था? तो उनके प्रतिपादक का नाम था लूकस पैसियोली। लूकस पैसियोली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? डी कंप्यूटेरिसेट स्क्रैप्चरिस था। जिस राशि से व्यवसाय आरंभ करते हैं उसे कहते हैं, उसको पूंजी कहते हैं। ऐसी कौन सी छूट जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? तो उसको व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं पुस्तक में लिखा जाता है। लूकस पैसियोली निवासी थे इटली के। व्यापारी द्वारा व्यापार से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो माल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको आहरण कहते हैं। कोई पर्सनल काम के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यापार से माल निकालता है, गुड्स को निकालता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। पूंजी और आहरण कौन सा खाता है? तो ये व्यक्तिगत खाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेषण और संयुक्त साहस कौन सा खाता है? तो ये नाम मात्र का खाता है यानी कि नॉमिनल अकाउंट। कंपनी अधिनियम क्या है? कंपनी अधिनियम मतलब उसका सन क्या है? तो प्रेजेंट में 2013 है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कि सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी में 7 होती है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, निजी मतलब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है, तो उसमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है 200 और न्यूनतम 2 होती है। समता अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। अंशधारी प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? डिविडेंड प्राप्त करते हैं।
अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है पूंजीगत प्राप्ति। 5 रुपये का अंश 6 रुपये में यदि निर्गमन किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो पूंजीगत प्राप्ति है। हरण किए गए यानी कि फॉरफीच जो शेयर किए जाते हैं उनके पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। अंश हरण खाते में क्रेडिट किया जाता है। अंश पूंजी का वह भाग है जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है। संचित पूंजी उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने की अवधि है 120 दिन और कुल रकम का 90%। समता अंश पर लाभांश की दर, समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है? नहीं, क्योंकि वो रियल ओनर है, जो उनका बचा राशि रहेगा उसका वो तो रियल का ही रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का निश्चित रहता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित रेट से उनको डिविडेंड दिया जाता है। ऋणपत्र धारी होते हैं कंपनी के लेनदार, यानी कि डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ऋणपत्र धारी को ऋणपत्रों पर क्या प्राप्त होता है? ब्याज, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ऋणपत्र भाग होता है ऋण का, लोन का एक पार्ट होता है। साधारणतः ऋणपत्र होते हैं सुरक्षित यानी कि सिक्योर होते हैं। ऋणपत्र पर ब्याज होता है निश्चित दर से यानी कि फिक्स रेट से होता है। ऋणपत्रों का शोधन किया जा सकता है। सममूल्य, अधिमूल्य और अंशों में परिवर्तन। कोई भी ऋणपत्रधारी है एक समय के बाद अपने ऋणों पत्र को अंशों में कन्वर्ट कर सकता है। भुगतान और प्राप्ति खाता है वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। आगम शोधन खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक यानी कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। पेशेवर व्यक्ति अपने हिसाब व्यय एवं आय हिसाब रखते हैं किसमें? पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है अपना आय व्यय किस खाते में रखता है? तो रोकड़ बही में यानी कि कैश बुक में। ऐसी अशुद्धि जो एक व्यय एक साथ दो खातों को प्रभावित करती है द्विपक्षीय अशुद्धि कहलाती है। यदि किसी लेन देन का जर्नल में लेखा करने से छूट जाता है, किसी लेन देन का जर्नल में लेखा करने से छूट जाए तो इसे कौन सी अशुद्धि कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पूर्णतया छूट जाने वाली अशुद्धि। दोस्तों ये हमारे अकाउंट का दूसरा पार्ट था, आप हमारे पहले पार्ट को भी देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी ये क्वेश्चन थे जो हमेशा आते रहते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर कॉमर्स से रिलेटेड आपको अपडेट और इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे।